धाकड़ खबर बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और बहुत बड़े टेक्नो सेवर बन गए हैं। 5G इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। पता नहीं किस किस तरीके की तमाम सुविधाएं, AI सब कुछ आ रहा है। लेकिन राजनीति के मामले में अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों के दौर से भी बदतर दौर में जीने को मजबूर किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, मजबूर किए जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास आज पैसा है, सत्ता है, वो राजनीति को उस दलदल की ओर ले जा रहे हैं जहां से आम आदमी का चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी कौन से आदमी को, आम आदमी को लेकर सुना रहे हो? तो वो आम आदमी है महमूद पराचा साहब, जो उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में तो उतरे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी हेयरिंग है तो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो उससे मेरे जहन में एक सवाल ये पैदा हुआ कि जिस दौर में उनको वहां होना चाहिए उस दौर में दिल्ली क्यों आ गए? ये आदर्श राजनीति तो अभी हमारे यहाँ पे बनी नहीं है कि आपने पर्चा भर दिया, लोगों ने खुद ही चुनाव कर लिया कि अच्छा कैंडिडेट कौन है, बुरा कैंडिडेट कौन है। यहाँ तो शाम दाम दंड भेद, पैसा, दारू, जात, बिरादर सब कुछ चलता है। लेकिन ऐसे में दिल्ली आना क्या कहलाता है? और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली आने की जरूरत क्या थी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अकरम साहब मुझसे बात करने के लिए। मुझे लग रहा है आप किताबी दुनिया में ज्यादा जीने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये बात आप कह सकते हो, लेकिन मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक भी वकील ऐसा जो एक्चुअल वकील हो, सुप्रीम कोर्ट में बहस करता हो और उसके सैकड़ों जजमेंट्स हो सुप्रीम कोर्ट में जिसके नाम से आई हो, जिसने बहस करके सैकड़ों जजमेंट्स ली हो और मुश्किल केसों में ली हो, ऐसा दूसरा एक भी वकील आप इंडिया में बता दीजिए जो सड़क पे उतर के देश के संविधान को बचाने के लिए, मजलूमों की हिफाजत करने के लिए कोर्ट में भी, एसी कमरों में भी, और एसी कमरे छोड़ के सड़क पे आके पुलिस की लाठी खाने को भी तैयार है, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं और मुझे बाकी लोगों के चश्मे से देखा जाएगा तो फिर लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। ऐसा एक वकील इंडिया में बता दीजिए। ठीक है, आजादी इस पे के आएंगे। से तो थे, आजादी के बाद जो सड़क पे उतर के लाठी भी खा रहा हो और कोर्ट में मुकदमे भी बराबरी कॉम्पिटिशन अच्छी तरीके से लड़ रहा हो। तो ठीक है, इस पे चलेंगे, रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको लगता है हमारे देश में लोगों की शिक्षा देखते हुए, उनकी काबिलियत देखते हुए, विकास की बातें देखते हुए चुनाव होता है? यहाँ पे तो धर्म, नफरत, पैसा, दारू सब चीजों पे चुनाव होता है। तो भगत सिंह ने ये सोचा था, तो चंद्रशेखर आजाद ने ये सोचा था, जो आजादी के हमारे खुद के दादा और परदादा ने ये सोचा था जब वो शहादतें दे रहे थे, जब वो लाठियां खा रहे थे, जेलों में जा रहे थे, मेरे खुद के दादा परदादा ने, मेरे खानदान वालों ने, जो 1857 की लड़ाई में सबके सब शहीद हो गए, एक हमारी जो बुजुर्ग थी उनके पेट में एक बच्चा रहा जिसकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूं। उन लोगों ने सोचा था ये कि उन्होंने क्या सोचा था कि हमें सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलना है। उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ पे आजाद देश में बैठ के सांस ले रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब ने ये सोचा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचा था, उनको तो हरा ही दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में ही नहीं आ पा रहे थे वो, उनको तो मुस्लिम कम्युनिटी लाई। तो कोई ना कोई उठा ना उस वक्त भी बाबा साहब के लिए भी, ठीक है, तो मुस्लिम के बाद जिताया, तो उसके बाद संविधान आया और आज वही संविधान खतरे में है। ठीक है, तो एक एक कर। और वकील का मेन काम क्या होता है? ठीक है, मुश्किल मुकदमे लड़के लोगों को राहत दिलवाना। अरे सर, अभी आपने एक मुद्दा जोड़ दिया उसमें, मुस्लिम वाला। मुसलमानों ने मायावती को लीडर बना दिया, मुलायम को बना दिया, लालू को बना दिया, अब चंद्रशेखर आजाद को बना रहे हैं। आपको क्यों बनाए? मुसलमानों को तो दूसरे लोग पसंद है। नहीं, मुझे दूसरे लोग भी पसंद करते हैं और शायद मुसलमान भी पसंद करते हैं। मुझे हर मजलूम पसंद करता है, क्योंकि मैं मजलूम की लड़ाई लड़ता हूं। मैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, SC ST OBC की लड़ाई नहीं लड़ता, महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ता। जो भी मजलूम होता है मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। कोई अगर जनरल कैटेगरी का भी मजलूम होता है तो मैं उसके लिए भी जान हथेली पे लेकर लड़ाई लड़ता हूँ। संजीव चतुर्वेदी एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार IAS ऑफिसर हैं, उनके लिए मैंने खुद अपने ऊपर कंटेम्प्ट लिया और सुप्रीम कोर्ट जाके बरी हुआ। तो मैं मजलूम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुसलमान क्योंकि मजलूम है ज्यादा, SC ST के लोग ज्यादा मजलूम है। ठीक है, लेकिन मुसलमान आपको नेता नहीं मानता ना। मुसलमान आपको
मुसलमान आपको नेता नहीं मानता है, मुसलमान आपको नेता के तौर पे तस्लीम नहीं करना चाहता है। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। तो इसमें मेरा बस नहीं है ना। मैं हम्म। तो जिस ऊपर वाले की रजा रजा के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो उसके लिए काम करूंगा। अब हम्म। जैसे नेताओं को बनाया जाएगा उसका हम्म। रिजल्ट वैसा ही आएगा ना। आज जो हालात हैं, हम्म। एक ऐसे नेता को नेता बनाएंगे जो करोड़ों रुपए खर्च करके ये बताएगा कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं। मेरे तो 95% काम पब्लिक डोमेन में ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। आज मैं क्या है यहाँ पे दिल्ली क्यों आया हूँ, आप यही सवाल किताबी दुनिया में रहते हैं यही पूछ रहे थे ना हम्म। कि मैं इसलिए दिल्ली आया हूँ कि मथुरा की शाही जामा मस्जिद में एक एप्लीकेशन लगी हुई है बहुत बड़ी साज यादव कम्युनिटी में और मुसलमानों में लड़ाई कराने के लिए। हम्म। बिहार में और यूपी में यादवों में और मुसलमानों में लड़ाई कराने के लिए मथुरा जामा मस्जिद में पूजा कराने की दरखास्त लगी हुई है। 1 तारीख को मैंने रामपुर से ही बहस करके बड़ी मुश्किल से उसको रुकवाया। आज फिर वो अदालत में मुकदमा लगा हुआ है, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि मेरी सारी फाइलें यहाँ हैं। अगर मैं नहीं आऊंगा तो इस केस में बहुत बुरा हो सकता है। राबिया से, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो संगम विहार की बच्ची थी उसका मुकदमा सब भूल गए ना उसे, हम्म। मैं नहीं भूला। हम्म। जिसके लिए इतना हंगामा हुआ था, इतनी लीडरशिप हुई थी, सबने विक्टिम टूरिज्म की थी, वो हम्म। केस आज लगा हुआ था। तो उसके लिए तो मुझे आना था ना। ईवीएम हम्म। के केस डालने के लिए जो लोग सब जबानी जमा खर्च कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे नहीं आए हमारा साथ देने, हम्म। ईवीएम की लड़ाई भी तो मैं ही लड़ रहा हूँ। अब हम्म। मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ईवीएम का केस डालना है और मैंने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है अच्छे सबूत जमीन से उठा के, तो वो हम्म। केस डालने का भी काम तो मेरा है ना। और ये काम छोड़ के मैं ये कहता घूमू मार्केट में और पैसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करूं, पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ऊपर लाखों करोड़ों खर्च करें कि आओ मुझे वोट दो क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं, तो मैं अपने आप को शीशे में देख नहीं पाऊंगा। लानत है मेरी शक्ल पे अगर मैं अपना मेन काम छोड़ के जो मेरी वकालत है मैं अपने लिए वोट साहब, मांगू। एक एक चीज बताइए मुझे, आसान से और तरीके से बताइए। आप कोई कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, आपने भी कहा कि उस दिन मैं 1 तारीख को वर्चुअली शामिल हो गया, आज मुझे तमाम फाइलें लेके सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से, तो आप एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं ना। चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं रामपुर में, आपको घर घर जाना पड़ेगा, लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, खुशामद करनी पड़ेगी, पिछले दरवाजे से कहीं दारू वारू भी पिलवानी पड़ेगी, तो ये तो चुनाव का हिस्सा है। आप इसे छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? ये चुनाव का नहीं, ये चुनाव में गंदगी का हिस्सा है। हम्म। चुनाव क्या होता है, लोग तय करें कि ये आदमी अच्छा है और उसको जबरदस्ती घर से निकाल के लाएं कि तुम लड़ो इलेक्शन। जो हम्म। आदमी आपके पास आके भीख मांग रहा है, पैसे हम्म। दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है और आपने शराब का नाम लिया, पता नहीं क्या क्या बांट रहा है, हम्म। क्या क्या झूठे वादे कर रहा है, जो हम्म। वो सपने में जिस चीज को समझता नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे रामपुर में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता क्या है ये बता सकें। हम्म। जो रामपुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ना, मेंबर ऑफ अच्छा आप, पार्लियामेंट की वैल्यू होती है बता ठीक सकें। है, अच्छा और इस पे चुनाव बात कर लड़ने रहे हैं, पहुंच गए इस तो पे बात आप कर, मैं अपना वकालत छोड़ के जाऊंगा तो पीछे ठीक है, वकालत कौन करेगा? ठीक है, मेरे इस पे, मजलूम जो 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 क्लाइंट्स हम्म, हैं उनकी कौन हिफाजत करेगा? ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। मेरे कैरेक्टर का मोहिबुल्ला, क्या पता कौन ठीक है, अपना काम छोड़ के जाएगा? ठीक है, मौलाना मोहिबुल्ला को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से प्रत्याशी बनाया, और वो जिस मस्जिद के इमाम हैं वो पार्लियामेंट के ठीक सामने हैं, तो उनसे ज्यादा कौन जानता होगा कि सांसद क्या होता है जी? अच्छा, तो मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। हम्म। अगर पार्लियामेंट के अंदर की जो कार्रवाई होती है वो तो आज लाइव टेलीकास्ट होती है, हम्म। तो क्या हर व्यक्ति को पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? हम्म। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आपको। हम्म। अभी हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं ना, एग्जैक्ट पोजीशन 500 लोग नहीं बता पाएंगे, ये अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे। हम्म। सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाना मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता, पार्लियामेंट में स्पीच देना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, हम्म। क्योंकि वहां वोट चलते हैं। मेंबर पार्लियामेंट का काम सड़क पे भी होता है। सड़क हम्म। पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, हम्म। अपने क्षेत्र की नहीं पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। और हम्म। उसको हर एक क्षेत्र में, हर एक देश के किसी भी हिस्से में जो करप्शन हो रही है वहां ठीक है। जाके उसको रोकने का काम है। किसी ने आज तक किया है? चिट्ठी हम्म। लिखने का, पिटीशन बनाने का, ये सबूत जो इकट्ठा आज, करने का। मैं कोई ठीक है, सवाल पूछूंगा मुझे प्रिविलेज है, मैं किसी ऑफिस में जा सकता हूँ, किसी ने किया आज तक? मैं मैं कह रहा कह हूँ रहा 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं पता होगा। अब ये बात मैं बोलता हूँ तो कड़वी लगती है। मैं कह रहा हूं आप ये आदर्शवादी बातें जो कर रहे हैं, क्या हम उस आदर्शवादी राजनीति के दौर में पहुंच गए हैं? हमारे यहाँ लोग 5 किलो राशन पे तो जी रहे हैं, आप उनसे आदर्श की बातें कर रहे हैं, सिद्धांत उसूल की बातें कर रहे हैं। अगर 5 किलो राशन देने वाला बनना है
तो मेरे जैसे लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को जिता के भेजना है जो ऐसे होंगे जैसा मैं हूं। मैं आके, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना मेन काम छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मैं नमाज पढ़ाने का काम कर रहा होता, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं वक्फ बोर्ड का एक मुलाजिम हूँ, सरकारी नौकर हूँ, नमाज पढ़ाने की मेरी ड्यूटी है, तो मैं नमाज पढ़ाना छोड़ के नहीं जाऊंगा, मस्जिद को वीरान छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये है मुद्दे की बात। अगर मैं कोई डॉक्टर हूं तो मैं अपने पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं वकील हूं तो मेरे क्लाइंट्स को जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, वो फांसी हो सकती है, मैं उनको अदालत में फांसी चढ़ने के लिए छोड़ के इलेक्शन में नहीं जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं उस क्षेत्र की जनता के साथ भी यही करूंगा। जहां मुझे कोई प्रधानमंत्री बुलाएंगे, यहाँ एक एजिटेशन चल रहा होगा उनका कि उनके साथ ये ज्यादती हुई, प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे कि आओ मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, तो मैं उनको छोड़ के भाग जाऊंगा। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाएगा कि आप सर मेरे पास आओ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, तो मेरे क्षेत्र के एक रिक्शा चलाने वाले के ऊपर पुलिस ने मारपीट की, मैं उसे छोड़ के भाग जाऊंगा। ऐसा कैरेक्टर मेरा नहीं है, बाकी लोगों का हो सकता है, आप उनसे सवाल करो। ठीक है, कैरेक्टर को छोड़ देते हैं फिलहाल और दूसरी चीजों पे बात करते हैं। क्या आप वहां जनता के चुनाव पर चुनाव लड़ना चाहते हैं कि जनता चुने कि कौन काबिल कैंडिडेट है, और खुद चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं? एक मिसाल कायम करना चाहता हूं। देखिए, मेरी सबसे बड़ी बुनियादी वजह थी वो ईवीएम की लड़ाई को लड़ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ईवीएम अगर हम लोग नहीं हटा पाए तो फिर ये इलेक्शन लड़ने बेकार है। 20% के करीब वोट जो है एक्स्ट्रा ले जाते हैं। और मुझे ईवीएम के सारे एक्टिविस्ट ने, ये एक हमारी हिडन चाल थी जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और आपने भी मुझे क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप तो खुद ही ईवीएम से चुनाव लड़ने चले गए। अब लोगों की समझ में आएगा कि मैं क्यों ईवीएम से चुनाव लड़ने गया था। पहली बात कि मैं ईवीएम के सबूत जो आज तक कभी इकट्ठे ही नहीं हुए थे, जमीनी सबूत, वो इकट्ठे करके केस डाल रहा हूँ। और आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी डाल दिया। अभी ये मथुरा मस्जिद का भी केस आने वाला है 2 बजे, वो केस हम डाल चुके हैं। लाइव लॉ पे अभी रिपोर्ट हो रहा है वो कि पेपर बैलेट चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। आज तक किसी ने ये केस नहीं डाला। मैंने जमीनी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक केस डाल रहा हूँ कि चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होने चाहिए। तो ये सब चीजें किसी ने आज तक बगैर सबूत जुटाए की थी। मैं सबूत जुटा के पुख्तगी से लड़ूंगा दुनिया को। और मैं हर एक कैंडिडेट के लिए, 543 कैंडिडेट्स के लिए मिसाल बनूंगा कि उनको अपना इलेक्शन ईवीएम से कैसे लड़ना है, ताकि ईवीएम वाला इलेक्शन हम रिजेक्ट करा सके अगर इसमें गड़बड़ धांधली करके ये जीत भी जाते हैं तो। ये मेरी हिडन पॉलिसी थी, मैंने नहीं बताई और क्रिटिसिज्म लिया सबका। अब मैंने आज पत्ते खोले, 4:30 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसमें मैं अपने पूरे पत्ते खोलूंगा कि मैं अपना कोई काम छोड़ता नहीं हूँ। ईवीएम की लड़ाई मैंने छोड़ी नहीं, बल्कि उसको और मजबूत करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा। अच्छा, ठीक है। वहां जाके माहौल ऐसे बने, एक मिनट, वहां जाके माहौल ऐसे बने कि वहां कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। सारे कैंडिडेट बीजेपी से हार रहे हैं, पहले जैसे आ रहे हैं। तो मेरी ऐसी जो शख्सियत है वो पुलिस प्रशासन को भी कंट्रोल कर सकती है वहां पे, कानूनी और संवैधानिक तरीके से, और जनता को यह विश्वास दिला सकती है कि अब के बाद आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। और मुझे SC ST माइनॉरिटीज, दूसरी सिख कम्युनिटी और दूसरे जनरल कैटेगरी के भी लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए जिंदगी भर काम किया है और मेरा चांस सबसे अच्छा हो तो ऑटोमेटिक बन गया। लेकिन अच्छा, जनता को मुझे, मैं कैंपेनिंग नहीं करने का टाइम है। ठीक है, आप कैंपेनिंग नहीं करना चाहते हैं, आपने तो बस पर्चा भर दिया और जनता पे एहसान कर दिया। ये कौन सा तरीका हुआ कि जनता बस आपको वोट दे देना, आपने पर्चा दाखिल कर दिया और बता दिया कि मैं महमूद प्राचा आ गया हूं? क्योंकि नौकर ऐसा ही अच्छा होगा। जो नौकर आपको रिश्वत दे रहा है वो क्यों क्यों अच्छा होगा? वो आपकी जेब काटना चाहेगा। जो नौकर आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, 95 लाख तो इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी है, 95 लाख तो खर्च होना ही होना है ना। और इससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा लोग खर्च करते हैं पैसा, ये पता है ना पूरी दुनिया को। जो आदमी नौकरी लेने के लिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? जनता का नौकर। नौकरी लेने के लिए इतनी रिश्वत दे रहा है तो क्या लालच होगा? ये होगा ना, इससे 100 गुना ज्यादा बनाऊंगा। जो सारा डेवलपमेंट का पैसा आएगा, जो आप लोगों को, जनता को बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा, उसके लिए तो दे रहा होगा कोई। 1 करोड़ रुपए कोई क्यों खर्च करेगा? मैं इससे अच्छा अपने, जो मैं प्रो बोनो फ्री में केस करता हूं, मैं ऐसा पैसा उस पर ना लगाऊं। एक से बढ़कर एक। हमारे रामपुर का जो एक बच्चा है जिसको मार दिया गया अभी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने के ऊपर, उसका केस मैंने ऑलरेडी लखनऊ हाईकोर्ट में डाल रखा है। उसमें नहीं लगाऊं मैं पैसे। जो ये पूरे देश में हाथरस की बच्ची का केस था, मैं वहां पे प्रो बोनो केस कर रहा हूँ। वो उसको केस हरा दिया और वो वकील साहिबा जो थी उसकी,
जो धोखा देके उसकी वकील बनी और अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, केस हरा के। हाथरस की बच्ची जो रेप और मर्डर से हुई थी, तो उसके केस में मैं पैसे ना खर्च करूँ, ये अपने ठीक है साहब, फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा मैंने आप केस में पैसे खर्च करो, आप चुनाव मत लड़ो ना। जेब से पैसे खर्च करता हूँ उन केसों में, मैं वहां लगाऊंगा पैसे। यहाँ जनता का काम है पैसे खुद खर्च करें। मैं अगर यही काम मैं जिंदगी भर करूंगा, अगर मुझे चुनेंगे और नहीं चुनेंगे तब भी अपने आप इलेक्शन लड़े मेरा, और चल गया है वहां पे। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, आपको हैरानी होगी शायद, मैं भी महमूद प्राचा और मैं ही महमूद प्राचा करके आम जनता ने कैंपेन शुरू कर दिया कि हमारा इलेक्शन है, हम लड़ेंगे प्राचा साहब, आप जानो, आपका काम जाने, आपसे हमें कुछ चाहिए, हम आपके कामों को लेके आपका इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। आप किस दुनिया में रहते हो? चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ो ना जी, पैसे खर्च करो, गाड़ी घोड़ा घुमाओ, लोगों के आसपास जाओ। ये क्या है, पर्चा भर दिया बस आपने? मैं भी लुलू से बोलूं? हाँ बोलिए। ये मौलाना को टिकट दिलवाया है कि मुझे अच्छा। भी पैसे दो, ताकि मैं आपकी जो ये आप पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लगा रहे हो पूरे देश में, उसमें आपकी मदद कर सकूं। जो आप टैक्स की चोरी कर रहे हो उसमें मदद कर सकूं आपकी, मैं भी ये काम करूं। तो फिर मैं लुलू का गुलाम होऊंगा ना, मैं जनता का गुलाम नहीं होऊंगा, मैं जनता का गुलाम बनना चाहता हूं। और मैं ये लुलू साहब को बता रहा हूं, ये जो अडानी अंबानी लुलू और ये सब जैसे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं ना, ये काम तो मैंने उठा रखा है अडानी अंबानी के साथ। आपका भी नाम आज से मैं लेना शुरू करूंगा, और आपकी सारी, मैं तो रामपुर गया था तब पता लगा ये लुलू महाराज हैं कौन। ठीक है, लुलू महाराज पे आते हैं, लुलू महाराज पे आते हैं। लोगों ने मुझे बताया कि ये लुलू साहब का कैंडिडेट है। मोदी जी के कहने पे लुलू जी ने टिकट दिलाई है इसे, अखिलेश यादव जी को नहीं पता था कौन है। ठीक है, अखिलेश यादव जी तो इतने भोले हैं, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। उन्हें तो कोई टॉफी देके, चॉकलेट देके सोना बाबू की तरह बहला लेता ये है। मुझे रामपुर की जनता बता रही है, मैं नहीं लोलू जानता जी, ये बात। लोलू जी पे बात कर लेते हैं। आपका कहना है कि उनका रोल है, लेकिन जानकारी है कि मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि उनकी कई कई शादियां हो चुकी हैं और बीजेपी चाहती है ऐसा कैंडिडेट वहां पे आए, वो यूसीसी को जबरदस्त मुद्दा बनाए। तो मैं, अब लुलू महाराज कौन है? ये यूसुफ लुलू है कौन? ये भी तो मोदी जी और अमित शाह जी के आदमी है। तो आप तो मेरी बात को और तकवीत दे रहे हो। और ये बीवियों की बात तो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वो, ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी और आरएसएस इस बात को इशू उठाएगी। ये तो सोचना चाहिए ना लोगों को कि जो व्यक्ति, अच्छा आप उनके सिर्फ सब काम छोड़ दीजिए, मैं ये बीवियों की बात ही नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या खाते हैं ये मौलाना, इतनी बीवियां रख लेते हैं, इनका स्टेमिना कहाँ से आता है इनके इतने अंदर? ये तो आप उन्हीं से पूछिए ना। अच्छा और ये उनसे पूछिए जो 4 बीवियां और 40 बच्चों का झूठा इल्जाम मुसलमानों पे लगाते हैं। आपकी और मेरी 4 बीवियां हैं क्या? 99.9% मुसलमानों की दूसरी बीवी होती भी है क्या? जो सर्वे आते हैं उसमें ये पता लगता है कि मुस्लिम्स की सिंगल बीवियां होती हैं हमें ज्यादातर, मतलब ये सर्वे और ये जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उसमें आता है। लेकिन झूठा 4 बीवी और 40 बच्चे का साबित कैसे करेंगे? अगर ऐसे मिसालें नहीं होंगी तो ये झूठे इल्जाम साबित कैसे होंगे? अगर ये साबित नहीं होंगे कि औरतें और 10, 15, 20 औरतों को ऐसे बिठा के हम हिजाब हम पे थोपा जाता है, जब तक ऐसे मिसालें नहीं देंगे तो कैसे साबित करेंगे कि औरतें जो है हिजाब ठीक खुद है नहीं साहब, पहनती? आप अपने वापस चुनाव पे आते हैं, तो क्या आप चुनाव छोड़ रहे हैं, चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं आप? मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने जो मेरा काम था मैंने कर दिया, और जो मेरा काम है मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। अगर ये दिल्ली दंगों के जो केसेस हैं उनको छोड़ के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रामपुर में मुझे जाके पता लगा कि मैं उस समय जो लोगों से कह रहा था कि सीए एनआरसी के केसेस आप मुझे दो, तो नहीं दिए गए। वहां पे 350 400 लोग सीए एनआरसी की वजह से परेशान है, उनको मेरठ तक आके मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज कुर्की कर ली गई है। तो अब, लेकिन मैंने उस समय भी मैंने एक पीआईएल डाल रखी है अभी भी हाई कोर्ट में। मैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग मरे थे ना, उसका केस अभी भी चल रहा है। लेकिन निटौर के लोग मेरे पास आए थे, तो मैंने डीएम और एसपी के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। तो मैंने कभी भी किसी का, चाहे आसाम हो, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं सर, छोटा करते हैं क्योंकि वक्त का भी थोड़ा तकाजा होता है और हमारे व्यूअर जो है और भी बहुत को देखना चाहते हैं। सवाल ये है, जब आप कर ही रहे हैं तो फिर चुनावी मैदान में क्यों गए हैं? करते रहिए समाज के लिए जो करने। मैं अब भी समाज सेवा ही कर रहा हूँ ना, मैं सेवा ही, नौकरी मांग रहा हूँ लोगों से। नौकर अच्छा चुने। अगर वो नौकर अपना अच्छे से नहीं चुनेंगे, सब्जी लेने जाते हैं ना, देख के, छांट के, लोगों से पूछ के, सूंघ के, दबा के, सब तरीके से देखते हैं ना, ये जो उनका ऐसा नौकर है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हर एक चीज वो करने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान है उसमें एक जो नौकर दिया गया है,
उसको देखभाल के नहीं चुनेंगे तो अंजाम जो हो रहा है वही होगा ना। जो फ्रॉड नौकर होगा वो तो पैसे साहब आप एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, लोग ऐसा अभी तक सोच नहीं रहे हैं, आदर्श की बातें कर रहे हैं, उसूल और सिद्धांत की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको इस सब से बाहर आना चाहिए और जो सच्चाई है ना, दलदल में उतर के ही आपको गंदगी साफ करनी पड़ेगी। दलदल में उतर के मैं गंदा ही होऊंगा। अगर मैं भी गंदा हो गया तो मैं भी वही काम करूंगा, मैं भी उसी हाड़ मांस का बना हुआ हूं, सिर्फ ईमान मेरे दिल में है ना, वही मुझे पाक साफ रखे हुए है। वरना चोला तो कोई कुछ भी ओढ़ ले, कपड़े कोई कुछ भी ओढ़ ले, अगर दिल के अंदर ईमान नहीं है ना तो झूठ तो कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी हो पाए। फिर मैंने आपसे क्या कहा, आपकी जो आजकल तो सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो व्यक्ति ये एफिडेविट फाइल नहीं कर सकता ईमानदारी से, जो व्यक्ति अपने आप को इमाम लिखता नहीं है, इमाम बताता है वो अपने आप को फार्मर लिखते हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट लिखते हैं, कोई और कुछ और लिखता है। जब सबके जाके एफिडेविट पढ़े। अरे अमिताभ बच्चन भी तो किसान है जी, अगर मौलाना ने किसान लिख दिया अपने आप को, अमिताभ बच्चन भी तो किसान में लिखता है अपने आप को। नहीं लिख दे, लेकिन वो ये भी तो लिखता है मैं एक्टर हूँ, उसका एफिडेविट भी देख लीजिए। इमाम छुपाता तो नहीं है ना एफिडेविट से अपने, इसलिए क्योंकि वो सरकारी नौकर है। जो छुपा रहा है, जो झूठ बोल रहा है, वो इमाम हो सकता है अच्छा या MP हो सकता है अच्छा, ये जनता तय करे। और उसी तरीके से दूसरे स्टेट हैं, उनके भी मैं सिर्फ ये तो आप इमाम साहब की बात बार बार पूछे जाते हैं मुझसे, मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन एफिडेविट जाके देखें ना, ये जो सिस्टम बना है एफिडेविट का इसलिए ही बना है। आप सिर्फ एफिडेविट जाके देख लें। आप बीजेपी वाले पे इतने सवाल नहीं उठा रहे हैं जितने वैसे इमाम पे सवाल उठा रहे हैं, आपको इमाम साहब से ज्यादा दिक्कत है। मुझे नहीं है, मैं तो बीजेपी वाले, मेरी तो लड़ाई बीजेपी से है। अगर मुझे लगता है इमाम साहब देखिए रेस में नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो किस वजह से आए मैंने आपको बता दिया। मेरी लड़ाई तो उससे ही है ना, और मेरी लड़ाई लोधी जी से भी ज्यादा ईवीएम से है। 20% वोट लोधी जी को ईवीएम से मिलने हैं। मेरी लड़ाई तो उस ईवीएम से है ना, जो अमित शाह जी, मोदी जी और इलेक्शन कमीशन से है। मैं तो बुनियाद पे जाता हूँ ना, रूट से। तो मैं वो लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे हूँ। अगर मैं लोधी जी के ये 20% के वोट, जिसका इल्जाम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो रुकवाने में कामयाब हो जाता हूँ तो वो मेरी जीत है ना। और जनता की उनके वोटों से कैंडिडेट बनेगा। तो मोदी जी के बारे में मैं बोलूं क्यों, उनके लिए तो मुखालफत सबसे बड़ी मैं कर रहा हूँ ईवीएम की मुखालफत करके। कोई और कैंडिडेट रामपुर का कर रहा है ईवीएम की मुखालफत, 20% वोट मिलेंगे कम से कम उन्हें जाली, ऐसा इल्जाम लगता है। सवाल बहुत हैं अभी बाकी प्राचा साहब, लेकिन क्या करें, थोड़ी वक्त की मजबूरी होती है, यहीं रोकना पड़ेगा, वरना सवाल बहुत सारे, क्योंकि कई सारे संयोग भी बन रहे हैं। आप वकील थे, इमाम साहब आपके क्लाइंट थे, दोनों ही रामपुर पहुंच गए, दोनों ही एक ही जाति से भी ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में बात आगे हम करने की कोशिश करेंगे, वक्त का तकाजा है। फिलहाल यहीं रोक देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया।